नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दूसरे दिन खुशनुमा मौसम और चटक धूप के बीच श्रद्धालुओं की लंबी लाइन काफी दूर तक नजर आई। श्रद्धालु लाइन में लगकर बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच धाम में बद्री विशाल के जयकारे के साथ बीकेटीसी के खिलाफ नारेबाजी भी सुनाई दी। पंडा समाज भी नाराज है। आरोप है कि केवल वीआईपी लोगों के लिए ही यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मंदिर समिति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंदिर समिति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद खुशनुमा मौसम और चटक धूप के बीच ब्रह्म मुहूर्त से ही तीर्थ यात्रियों की लंबी कतार सिंहद्वार से 1 किलोमीटर दूर तक नजर आई। श्रद्धालु कतार में एक एक कर भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच धाम में बद्री विशाल के जयकारे के साथ बीकेटीसी के खिलाफ नारेबाजी भी तीर्थ यात्रियों को सुनाई दी। देखिए, मांगे तो कई है हमारी, लेकिन मेन समस्या आ रही है कि इस समय स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को बिल्कुल जीरो करने की जो साजिश रची गई है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि हमारा 1 घंटे 2 घंटे का है। होने वाले समय में हम हो सकते हैं कि दोनों पुलों में पुल बंद करके और पूरा दर्शन व्यवस्था को ही बद्रीनाथ में ठप कर दें, जिसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रशासन से आगे वार्ता करे, और वार्ता ही ना करे, वार्ता के बाद उस समस्या का समाधान भी तुरंत होगा, तब जाके हम आगे बात करेंगे। यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने को लेकर जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर स्थानीय लोगों और हक हकूकधारियों समेत पंडा पुरोहित समाज में नाराजगी है, जिसके विरोध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के खिलाफ भी जबरदस्त नारेबाजी की गई। यही नहीं, धाम के परिसर के बाहर धरना भी शुरू हो गया। इस मामले पर पंडा समाज की माने तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन के रवैये को लेकर आवाज उठी है। समस्या क्या है? समस्या हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने यात्रा को अटेंड नहीं कर पा रहे, हम मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे, हम तबत को स्नान नहीं कर पा रहे। समस्या क्या है? पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है। समस्या 15 दिन के लिए वीआईपी दर्शन बंद हो जाएगा, तो ये क्यों खुल रखा है? हम ये कह रहे हैं कि एक दर्शन सिंहद्वार से लोग दर्शन करें और दूसरे 2 नंबर गेट से बाहर आ जाए, बस। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं चाहिए जी। क्या प्रशासन अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई है? बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं को लेकर पंडा पंचायत समाज और स्थानीय व्यापारी के साथ ही स्थानीय लोगों की जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर का 3 नंबर गेट बंद कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं। सुबह मंदिर परिसर के बाहर ही सरकार, बीकेटीसी प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस बैकुंठ धाम में कपाट खुलते समय बद्री विशाल जी की जय जयकार के साथ विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का संगीत गूंजता है, वहां आज सुबह तीर्थ यात्रियों को बीकेटीसी होश में आओ और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी सुनने को मिली। देखो, ये विरोध जो है हमारे भगवान के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन, मंदिर समिति, इन लोगों ने बद्रीनाथ में ऊपर से सेंटर से मोदी के कहने पे इतनी अराजकता यहाँ पे बद्रीनाथ में बना की है। लोगों के मकान ये लोग तोड़ रहे हैं, लोगों के मकान के तोड़ अपने लिए कमरे बना रहे हैं, रास्ता बंद करे, लोगों की मांगे न माने। वीआईपी होता क्या है? वीआईपी अगर जहाज में आ रहा है तो वीआईपी खाली कंपनी को पैसा देता है, वो कंपनी वाला निपटे। वो किस बात का वीआईपी? आम आदमी वीआईपी सारे वीआईपी हैं, और देश के अंदर रूल ऑफ द रेगुलेशन है। वीआईपी खाली 3 है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। बाकी कोई विधायक वीआईपी की श्रेणी में नहीं आता। विधायक होता क्या है? 5 साल के लिए उसको जनता चुनती है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं और अब तक करीब 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आरोप है कि बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं में काफी कुछ फेरबदल किया गया, जिससे पंडा पंचायत समाज और स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। पंडा पुरोहित समाज का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ के हक हकूकधारी हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते रहे हैं। पंडा समाज का कहना है कि बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों को रोकने और टोकने के लिए जगह जगह गेट लगाए गए। बामनी गांव को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। स्थानीय हक हकूकधारियों को भी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, जो ठीक नहीं है। स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि गेट नंबर 3 को बंद करने से स्थानीय लोग
और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। केवल वीआईपी को महत्व देना स्थानीय लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ करना है। जैसा कि आप सबको विदित है कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट कल 12 मई को खुल चुके हैं। आज 13 मई दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन सरकार द्वारा आज आम निवासियों पर, जो कि बामनी गांव, पंडा पंचायत, जितने भी इनके घर हैं मेरे राइट हैंड साइड में, इन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक वीआईपी कल्चर के नाम से। वीआईपी कल्चर आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से वीआईपी बड़े बड़े लोग पैसे से टिकट खरीद कर अपने वो करते हैं, दर्शन करते हैं। हालांकि हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, आप करिए, जिसके पास पैसा है उसको, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो वीआईपी गेट था हमारा पुराना, वो 2 नंबर गेट था, जहाँ पर इतना चक्का जाम आज तक कभी नहीं था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, वीआईपी गेट को आम नागरिकों का जो रास्ता था, जहाँ से हम लोग अपने वहाँ को जाते हैं, जहाँ से हम अपने लोग वहाँ जाते हैं अपने घर को, पंडा लोग अपने वहाँ को जाते हैं घर को, उस गेट पर आज इतना बड़ा ताला मारकर आम निवासियों के मूल अधिकार की हत्या इन्होंने आज कर दी है। और इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि जिससे कि आम लोग अब उस रास्ते से जा ही नहीं पा रहे हैं और इससे हमारे रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। जिस प्रकार से हम फोटोग्राफर, मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, फोटोग्राफर भाई के लिए एक फ़ोटो बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम 10 मीटर का रास्ता भी अब खुला नहीं है, क्योंकि उस पर गेट वो बहुत बड़ा वो लग चुका है ताला, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। हम लोकल लोगों के लिए अपने घर जाने के लिए बहुत बड़ा वो वैकल्पिक मार्ग तक नहीं है, बहुत बड़ा रास्ता है, यहाँ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। राज्य सरकार ने दावा किया कि पहले से इस बार व्यवस्था बेहतर है। तीर्थयात्री खुश हैं, फिर बद्रीनाथ में विरोध क्यों हो रहा है? बद्रीनाथ से हॉर्नबिल टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तेरी जागीर नहीं, ये चारों धाम हमारे हैं। पुरोहित जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडा पंचायत जिंदाबाद। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये जो विरोध हो रहा है, और मुझे लगता है कि पहली बार हम इस तरीके से विरोध देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का ये बड़ा विरोध है। इसके पीछे की मुख्य वजह जो निकल कर आ रही है वो ये है कि एक गेट पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन स्थानीयों का और क्या कुछ कहना है? क्या प्रशासन से कोई बात आपकी हुई है ताकि इस समस्या का जो है निदान किया जाए? रवि जी, देखिए, सबसे पहले तो जब कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले तो शीतकाल का सन्नाटा टूटा और लगातार तब से जो है भगवान बद्री विशाल के जयकारे जो है बद्री धाम में गूंज रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है जो मंदिर समिति के जो प्रबंधन के खिलाफ जो नारेबाजी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल के खिलाफ के साथ जो धाम की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, क्योंकि अभी तक 26,000 से अधिक तीर्थयात्री जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए जो मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, और साथ ही जो मंदिर समिति ने यकायक जो गेट नंबर 3 से जो आवाजावी है गांव के लोगों की, पंडा समाज की, तीर्थ पुरोहितों की, और जो भी हकदारी बद्रीनाथ धाम में कार्य कर रहे हैं उनको जो है आवाजावी करने से रोका गया है। और ये पूरी तरह से ये गेट नंबर 3 पे जो है तानाशाही चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि इससे पिछले साल तक जो वीआईपी मूवमेंट था वो गेट नंबर 2 से होता था, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से मूवमेंट होता था। अचानक ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि 24 घंटे के अंदर जो है ये मूवमेंट बदला गया है। और यहाँ पे जिन लोगों के अपने घर हैं, जिन लोगों के अपने अन्य काम के लिए उन्होंने आवाजावी करनी है, उनको जो है रोका जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य तरह की बंदिशें भी यहाँ पे बताया गया है कि लगाई जा रही है। बहुत जगहों पे जो है इन लोगों को रोका जा रहा है। और कुल मिला के जो है हकदारियों को जो यहाँ 6 महीने जो कार्य करते हैं, जो पंडित, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग हैं, उनको जो है हर तरह से बंदिशों में बांधा जा रहा है। तो इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि सुबह से लगातार जो यहाँ पे प्रदर्शन का दौर जारी है। हालांकि मामला बिगड़ता देख जो एसडीएम जोशीमठ है, पुलिस उपाधीक्षक चमोली हैं, वो मौके पर हैं और लगातार जो है आंदोलनकारी है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, पंडा पुरोहित है, उनसे वार्ता चल रही है। और अभी बात खबर निकली है कि जो ये त्रिपक्षीय वार्ता बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, स्थानीय
प्रशासन और जो ये हक हकूकधारी हर तरह के लोग जो बद्रीनाथ धाम से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनके बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रही है। अब ये वार्ता का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल की छवि जो है जरूर खराब होती है आम जनमानस में। ठीक है संजय, आपने की छवि खराब होती है। ये वार्ता जब होगी उसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। फिलहाल लोगों की क्या मांग है कि यहाँ से जो बंद किया गया है या इसको खोल दिया जाए, क्या आसपास के गाँव के लिए जाने का कोई रास्ता है ये, ताकि लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही है? संजय ये भी थोड़ा समझाइए। जी देखिए, स्थानीय गांव है बामड़ी गांव, यहाँ के जो उद्धव जी हैं, कुबेर जी हैं, यही के हक हकूकधारियों के अपने देवता हैं जो 6 महीने पांडुकेश्वर रहते हैं। अभी कल ही ये डोली लेकर के भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे और जो भगवान बद्री विशाल के बद्रीश पंचायत में जो अग्रज देवता हैं तो वो यही हक हकूकधारी अपने गाँव पांडुकेश्वर से लाते हैं, तो लिहाजा इनका काफी हक हकूक जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर होता है। साथ ही जो तीर्थ पुरोहित पंडित समाज है वो इसी पुराने वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो ये गेट नंबर 3 है यहाँ पे मंदिर समिति ने एक वीआईपी ऑफिस की मूवमेंट के लिए कार्यालय खोला है, जिसको लेकर के ये तालाबंदी की गई है। और ये तालाबंदी जो है जो लोग हैं जो यहाँ के हक हकूकदारी है जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए नाकाफी गुजर रही है, क्योंकि उन लोगों को जब सुबह घर जाने की समय आया तो देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद है, उनको आवाजाही नहीं करने दी जा रही। तो इस तरह की बंदिशें कई जगहों पे लगाई गई है, तो इसको लेकर के जो यहाँ पे बद्रीनाथ में है माहौल काफी गर्म है। हालांकि खुशनुमा मौसम में सुबह से तीर्थयात्री लगातार भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो हस्तक्षेप है, जो इस तरह का विरोध है, कहीं न कहीं जो तीर्थयात्री जो भगवान बद्री विशाल के प्रति अगाध आस्था रखते हैं और वो जरूर कुछ न कुछ यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे। बिल्कुल ठीक है संजय, आपने की एक जो छवि है वो धूमिल होती है। आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में कई परियोजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में लगातार विकास कार्यों के नाम पर पर्यावरण का दोहन भी जारी है। इसी क्रम में खलंगा वन क्षेत्र पर जलाशय निर्माण को लेकर करीब 2000 पेड़ काटे जाने हैं। इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए तमाम सामाजिक, राजनीतिक और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि ने खलंगा पहुंचकर विरोध किया है। उनका कहना है कि वन मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने की जगह है, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रही है। आप लीजिए ना। पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हज़ार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है, ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है, ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। देहरादून से देखो तो रायपुर से लेकर नाला पानी तक ये जंगल, एक जंगल दिखाई देता है सालों का। कितने सालों में पेड़ खड़े हुए, आप इनको काटने की साजिश क्यों कर रहे भाई? कहाँ गया वन अधिनियम 1980 जो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, बहुत कठोर है। मैं भी अपने खेत से पेड़ काटूंगा तो मुझे परमिशन लेने दिल्ली फाइल भेजनी पड़ती है साल का, अगर एक पेड़ काटूंगा। और आप हजारों पेड़ रौंदने की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो वन अधिनियम? कहाँ है सरकार? ये तो बड़ा गैंग कोई काम कर रहा है। मैं समझता वन माफिया इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो अधिकारी के संरक्षण में हो चाहे सरकार संरक्षण। भारत सरकार से अपील करेंगे। होने लगा है बरसातों में, पीछे माल देवता पे आप देखिए बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट दे के चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए, आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए, सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर करीब 2000 पेड़ को काटने का मामला आ रहा है, इसके पीछे पूरी वजह क्या है जो आपकी बातचीत हुई है? क्यों ये पेड़ काटे जाएंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर होना है? जी बिल्कुल रवि, देखिए जो देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खलंगा वन क्षेत्र है, वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है और उस वाटर
ट्रीटमेंट जो प्लांट बनना है उसके तहत जो लंगा वन क्षेत्र है उसमें 2000 पेड़ों को दोहन किया जाना है, 2000 पेड़ों को काटा जाना है। तो पश्चात जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। इसको लेकर देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा कार्य है वो किया जा रहा है। ऐसे में 2000 पेड़ों को काटने के बाद पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं चिंताजनक विषय देहरादून के लिए बन जाता है, क्योंकि देहरादून में वैसे ही पेड़ों की कमी है और ऊपर से सरकार अगर तेलंगा वन क्षेत्र के 2000 वृक्षों को काटती है तो कहीं न कहीं एक चिंताजनक विषय पर्यावरण के लिए और खासकर देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है हिमांशु, इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे क्या आपकी कोई बात हुई है? उन्होंने क्या कुछ इस पर कहा है? क्या लोगों के विरोध के बाद यहाँ पर इस प्लान को बदल दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पूरी शासन प्रशासन के जो नियमावली है उसके तहत ही ये जो है 2000 वृक्ष यहाँ पर काटे जा रहे हैं और उसके क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हवाला इस समय सरकार दे रही है और उसी प्लांट के तहत जो जब वो प्लांट को कार्य रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए इस पूरी परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून के 2000 पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इसमें कुछ भी कहने से बचने जा रहा है, क्योंकि स्वयं पर्यावरण मंत्री इस समय जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वो भी कुछ किनारे से इस मामले में नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में जहां वनाग्नि अपने चरम पर है, ऐसे में खलंगा जैसे क्षेत्र से अगर आप 2000 वृक्ष काट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय राजधानी देहरादून के लिए बन जाता है। देहरादून जो MDDA की कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है। ठीक आपने हिमांशु कि यहाँ पर जो है सवाल खड़े होते हैं, देहरादून में जंगल अब बचे ही कितने हैं? इस तरीके के पेड़, इस तरीके के खूबसूरत जगहों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी भी दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों का अब क्या कुछ कहना? अगर नहीं माना जाता है, इस प्लान को वापस नहीं लिया जाता है, तो ये इन लोगों का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल रवि, देखिए प्रदर्शन किया आपने बात की विरोध, तो इसमें खाली कांग्रेस ही प्रदर्शन नहीं करेगी, क्योंकि पर्यावरण खाली कांग्रेस का नहीं है, किसी विपक्षी अन्य विपक्षी दलों का ही पर्यावरण है। इस पर्यावरण में ऑक्सीजन जो है वो बीजेपी के लोग भी लेते हैं और कांग्रेस के लोग भी लेते हैं। इसमें तमाम में अगर इस मुद्दे को राजनीतिक ना करके एक सामाजिक मुद्दा और पर्यावरण को चिंताजनक मुद्दा इसको बनाकर उभारा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प हो। क्योंकि अगला स्टैंड जो जब कल हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी से बात की तो उनका भी ये कहना है कि अगर सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो उसके बाद व्यापक आंदोलन देखने को हमको मिलेगा और हम व्यापक आंदोलन इस क्षेत्र के लिए करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा है। और ऐसे में देहरादून जैसे शहर में अगर 2000 वृक्ष काटते हैं तो तापमान में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। ठीक है हिमांशु, आपने कहा कि अगर यहाँ पर इस काम को किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर हर दल तैयारी में जुट गया है। एक ओर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दौर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर संगठन विस्तार को लेकर भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के देहरादून स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने की है। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही फैसला लिया गया कि आप पार्टी आगामी नगर निगम और निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेगी और अपने उम्मीदवार पर हर सीट पर उतारेगी, जिससे पार्टी निकाय चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सके। मैंने आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी में तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी पूरी तैयारी। नैनीताल में पर्यटन सीजन का आगाज हो गया है। जहां मैदानी इलाकों में पारा आसमान छू रहा है, वहीं नैनीताल का मौसम खुशगवार है, जिसको देखते हुए पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल का ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। भारी संख्या में सैलानी नैनीताल में पहुंच रहे हैं। नैनीताल में बड़ी पर्यटकों की संख्या से पार्किंग स्थल भी पैक हो गए, तो वहीं कहीं कहीं पर सड़कों पर वाहन रेंगते भी दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल हम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए आए। यहाँ बहुत अच्छा है, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। उधर बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है। हॉलीडेज के लिए
एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है। बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ठंडा है। दिल्ली में पिछले 5-6 दिन से काफ़ी गर्मी थी, अभी एक तूफान आया है, कुछ थोड़ा सा राहत है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और घूमने के लिए नैनीताल की झील और साथ में हिमालय के नज़ारे तो और भी अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत अच्छी बोटिंग करना चाहिए। झील बड़ी साफ़ सुथरी है, अभी काफ़ी काम किया है शायद लगता है। पहले भी आए थे, उस टाइम पे इतना सुंदर नहीं था, आज काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही सुंदर है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं बार बार आना चाहूँगी। हाँ, खूब इंजॉय किया, जम के करा हमने सारी फैमिली के साथ। बहुत प्यारा है, सुकून है, सुकून है यहाँ पे। हाँ, सुहाना मौसम है, बहुत ठंडा है और मैं सभी से कहता हूँ सभी लोग आए घूमने के लिए। किस तरह से गर्मी? यहाँ तो गर्मी तो नहीं है यहाँ पर, मतलब कि जहाँ से हम आए हैं हाँ बहुत गर्मी है। कितना एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पर तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और नेचर का भी काफ़ी वो है, अच्छा व्यू आता है और झील है, झील में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग मौसम की वजह से आए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही बहुत है, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। और जो यहाँ की जो उत्तराखंड पुलिस है, वो अगर हम लोग विदाउट पार्किंग कर देते हैं तो 500-1000 रुपये का चालान भी ले लेती है। तो वो सभी के लिए कंसर्न है कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ से या तो पार्किंग बना। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के दारसों क्षेत्र में 3 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मिनी स्टेडियम की घोषणा की थी, जो कि अब भी फाइलों में दबी है। ऐसे में सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। जब भी मतलब शासन स्तर से कोई कार्रवाई होती है, क्षेत्रीय स्तर पे जो युवा कल्याण विभाग जो है इसको रोक देता है। फिर बार बार मतलब कभी सीएम पोर्टल पे मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ती है, कभी मुझे आरटीआई के माध्यम से इसकी शिकायत को लेना पड़ता है। जवाब जो है संतुष्टपूर्ण नहीं मिल पाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के दारसू में 3 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ग्राम पंचायत दारसू के नाम मिनी स्टेडियम की घोषणा की थी, जो कि अब फाइलों में दबी है। अब तक क्षेत्र के लोग मिनी स्टेडियम बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। तहसील बड़कोट के अंतर्गत ग्राम पंचायत दारसू के रौलीधार में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु लगातार वर्ष 2011 से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें माननीय विजय बहुगुणा की घोषणा में भी शामिल है। और मेरे को जो है मैंने उनके जो है अपने माध्यम से टिहरी गढ़वाल के सिरकोट में एक पत्र दिया था। उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहे श्रीमान गोकुलानंद लोहानी जी, उन्होंने उनके माध्यम से मेरे को भी पत्र मिला है। और उसके बाद जो मैं लगातार इस पे 10-12 वर्षों से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। उत्तरकाशी के दारसों के ग्रामीणों ने स्टेडियम निर्माण को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं और उस वक्त से अब तक फाइलें कहां दबी है ये पता तक नहीं है। उस वक्त के सीएम विजय बहुगुणा ने मिनी स्टेडियम की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। सवाल है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इस प्रयास के बावजूद युवा कल्याण विभाग बार बार जो है मेरी फाइलों को दबा देता है। और दबाने के बाद जो है मैं पूर्व में भी जो है अरविंद पांडे जो पूर्व खेल मंत्री रहे, पूर्व खेल मंत्री खजान दास रहे, और वर्तमान में जो मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके माध्यम से भी मैंने पत्राचार किया। और पूर्व में भी मतलब जो भी मेरे द्वारा पत्राचार किए गए हैं, जितेंद्र रावत मोनी जो राज्य मंत्री रहे पीआरडी के, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से देहरादून में मिला और इस मिनी स्टेडियम के हेतु मैंने अपनी ओर मांग रखी। जब भी मतलब शासन स्तर से कोई कार्रवाई होती है, क्षेत्रीय स्तर पे जो युवा कल्याण विभाग जो है इसको रोक देता है। दारसों के गांव के लोगों ने मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 12 नाली जमीन दान दी है और कुछ खाली जमीन सरकारी भी है। सामाजिक कार्यकर्ता गुरु उनियाल ने बताया कि युवा कल्याण विभाग कोई आगे की कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि लगभग 7-8 वर्षों से शासन स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग उन्हें गुमराह कर रहा है। फिर बार बार मतलब कभी सीएम पोर्टल पे मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ती है, कभी मुझे आरटीआई के माध्यम से इसकी शिकायत को लेना पड़ता है। जवाब जो है संतुष्टपूर्ण नहीं मिल पाता है। अभी भी मैं लगातार इस पे प्रयास कर रहा हूँ, जो कि हम अपने दादाजी श्री रामेश्वर उनियाल के नाम से इस स्टेडियम को बनाना चाह रहे हैं। और हमारी जो है 9 नाली भूमि हम दान दे रहे हैं और हमने स्टाम्प पेपर के माध्यम से अपने जो भी पत्राचार है वो शासन को हमने निदेशक को पहुंचा रखे हैं। आज मैं तहसील बड़कोट से भी जो है रजिस्ट्रार कानून गो से भी मिल के आया। उन्होंने कहा कि जिस समय भी आपको जो है मतलब मुझे आपका पत्र मिलेगा, मैं उसको जो है जल्दी करने की
वो करूँगा, प्रयास करूँगा। क्या मांग करते हैं सरकार से कि शासन जल्दी इसकी स्वीकृति आपको? सरकार से मेरी ये मांग है कि जो दारसों का मिनी स्टेडियम में लगातार 12-14 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र के हित के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी मांग है कि ये मिनी स्टेडियम जितने जल्दी सरकार कर पाए, उसमें मतलब मैं सरकार के लिए यही मेरी मांग है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है और सरकार का दावा है कि तेजी से विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर उत्तरकाशी के दारसों में मिनी स्टेडियम क्यों नहीं बना, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से भी है, क्योंकि मामला 2010 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।